हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांतिक यूट्यूब चैनल एंड मेरी तरफ से और वेदांतिक की तरफ से आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नया साल है तो बहुत सारी चीजें बदलने वाली है। सबसे पहले तो साल ही आपका बदल गया, 2024 अब कैंसिल हो चुका है, 2025 आ चुका है। तो आपके भी कुछ न्यू ईयर रेजोल्यूशंस होंगे इस साल को लेकर। पहली बात तो अगर आप जेई एस्पिरेंट्स है तो सबसे पहला तो आपका यही होगा गोल कि जेई मेंस क्लियर करना है एंड देन जेई एडवांस क्लियर करना है। एक रेजोल्यूशन तो आपका हो गया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे रेजोल्यूशंस हैं जो आपको लेने चाहिए छोटी छोटी चीजों में, कि मुझे ये अपनी गलत आदत को सुधारना है, ये चीज नहीं करनी है, इसको अलग कर देना है, इसको अपनी जिंदगी से हटा देना है। तो वो बहुत सारी चीजें आपकी रहने वाली है। ठीक है, बात करें यहाँ पर हम पढ़ाई की तो आप सभी जानते हैं कि हम डे 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम डे 7 पर पहुंचने वाले हैं, है ना। तो डे 6 तक अभी तक हमने 90 क्वेश्चंस कर लिए हैं अलग अलग वेरियस चैप्टर से। ठीक है, बहुत ही अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को उठा के हमने कुछ पीवाईक्यूज उसमें डाले, कुछ अलग से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हमने रखे। ठीक है ना, हमने हर टाइप के क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब हम डे 7 पर आज 105 क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो वो तो हम बात करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा बीते साल की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हो पिछले साल आपने कुछ अच्छा किया, कुछ खराब किया, बहुत सारी चीजें रही होंगी। ठीक है, हर तरह की चीज आपने देखी है। बट अब आपके इस ईयर में कुछ गोल्स होंगे। ठीक है, उनमें से सबसे पहला अगर आपका जेई है, मान लो जेई है, और अगर आपका साथ में बोर्ड के भी एग्जाम है, सीबीएसई के आप एस्पिरेंट है, तो वो भी एक चीज है, वो भी लेकर चलना है। बोर्ड एग्जाम भी आपके आने वाले होंगे। अगर आप क्लास 12 में, अगर क्लास 11th में है तो आपका सीबीएसई में 11th क्लास का चल रहा होगा। ठीक है, तो पहला गोल तो आपका होगा कि आपको जेई मेंस क्लियर करना है, क्योंकि जेई एडवांस के लिए सबसे पहले तो आपको जेई मेंस ही क्लियर करना होगा ना। और जेई मेंस में भी ये वाला फर्स्ट अटेम्प्ट, जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, उसमें आपको अच्छा स्कोर करना है। सबसे पहली चीज तो ये हो गई कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट है उसमें आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है। एंड देन जेई एडवांस के लिए आपको पढ़ना है। अगर मान लो आपने ये अचीव कर लिया है, अगर मान लो ये आपका अचीव हो गया है, जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट आपका अच्छा गया, 99.9 परसेंटाइल आ गया, 99.8, 99 परसेंटाइल के ऊपर आपने स्कोर कर लिया, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, किसी भी कैटेगरी में। उसके बाद आप जेई एडवांस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड अटेम्प्ट के बारे में भी उतना सोचने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली ही आप अपना जेई एडवांस का स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि मैंने भी स्टूडेंट लाइफ में ये चीज फील की है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा जाता है। मेरे टाइम पे ऐसा नहीं होता, हालांकि मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया था, मेरा सेकंड अटेम्प्ट अच्छा था एंड देन फिर थर्ड अटेम्प्ट, फिर जेई एडवांस मैंने दिया था डायरेक्टली। तो मेरे साथ थोड़ी प्रॉब्लम्स थी कि फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया तो मुझे सेकंड अटेम्प्ट के लिए ज्यादा पढ़ना पड़ा। ठीक है, लेकिन आपके साथ मैं चाहता हूं कि ऐसी सिचुएशन ना आए। ठीक है, तो आप पहला अटेम्प्ट ही अपना इस तरीके से दो, इतना अच्छा दो कि आपको जेई एडवांस के लिए डायरेक्ट पढ़ना पड़े, आपको जेई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट के बारे में सोचना ही ना पड़े। ठीक है, तो ये दो चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज्यादा मैटर करती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अगर आप जेई एस्पिरेंट हो। सीबीएसई वालों के लिए अगर जो 11th में है या जो 12th में है, ठीक है, 12th वालों के तो बोर्ड होंगे, 12th वालों के तो बोर्ड होंगे इस साल। ठीक है, उनका जो पहला मोटिव होगा वो होगा कि हम बोर्ड में कैसे अच्छा परफॉर्म करें। ठीक है, कैसे 95% लाए, 90% लाए। ठीक है, क्योंकि मैटर करती है 12th की परसेंटेज, देखो आगे चल के बहुत मैटर करने वाली है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को जेई करना है, नीट करना है, तो इतनी मैटर नहीं करेगी। देखो मार्क्स शीट कभी उतनी मैटर नहीं करती, पर बहुत जगह करती है। मान लो आपको अच्छे प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेना है ना, तो 10th और 12th के परसेंटेज मैटर करते हैं और लाइफ टाइम मैटर करते हैं। ठीक है, आप किसी को बताओगे तो भी अच्छा लगता है अगर आपके परसेंटेज अच्छे हैं। ठीक है, और 12th का अगर आप पढ़ रहे हो, 11th 12th में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो या जेई में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो सिंपल सी बात है, ऑटोमेटिकली आपका 12th भी अच्छा हो जाएगा, 11th भी अच्छा हो जाएगा, अगर आप जेई या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन लेवल का आप एक लेवल हायर पढ़ रहे हो। ठीक है, बोर्ड का तो उससे उतना हाई नहीं होता है, बोर्ड का तो उससे हाई नहीं होगा, तो आपका अपने आप ही ये कवर हो जाते हैं बेसिक्स। लेकिन हाँ, आपका टारगेट जरूर होना चाहिए कि टारगेट जेई है, टारगेट सीबीएसई है, टारगेट नीट है, कुछ भी है, वो आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए हमेशा, तभी आप कुछ भी चीज अचीव कर सकते हो। नहीं तो मेहनत करने वाले लोगों की कमी नहीं है, आप नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा।
सिंपल सी बात है, कंपटीशन का मतलब ही यही होता है। अगर आप देखो जेईई में और नीट में अगर 10 to 12 15 lakhs इतने स्टूडेंट्स अगर एग्जाम्स दे रहे हैं तो कॉम्पिटिशन्स की कमी नहीं है, कॉम्पिटिटर्स तो बहुत सारे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको खुद में बेस्ट बनना है, तभी आप कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म करोगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम आयनिक इक्विलिब्रियम प्लस हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके। देखो आयनिक इक्विलिब्रियम उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं इसलिए नहीं मानता हूँ, बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं कि डिफिकल्ट है, बड़ा है, इसलिए इसमें से थोड़े से कम क्वेश्चंस रखे हैं। ठीक है, वैसे वो क्वेश्चन रखे हैं जो मतलब उतने डिफिकल्ट नहीं है, मॉडरेट लेवल के। ठीक है, लेकिन हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रखे हुए हैं। ठीक है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स ऑर्गेनिक का इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक, जीओसी और हाइड्रोकार्बन, एंड देन हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो इनको छोड़ना तो बिल्कुल नहीं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लुईस एसिड्स। अब लुईस एसिड्स आपको पता होंगे, आप पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, कि उस पे कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए और वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है अपने से अटैच एटम से। ठीक है, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ठीक है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है। जैसे PS3, इसमें चेक करते हैं कि इसमें क्या होगा। मैं अभी ऐसी स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ठीक है, चेक करने के लिए। तो इसमें तो कुछ भी नहीं, इस पे लोन पेयर और आ रहे हैं, फॉस्फोरस पे लोन पेयर और आ गया। तो ये क्या स्टेबल होगा? क्या ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा? नहीं, लुईस एसिड की तरह बिहेव तब करता है जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट ना होता और ये यहां से इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करता, और अगर वो इलेक्ट्रॉन दे रहा होता तो वो लुईस बेस हो जाता BCl3 में। अभी हमें सिर्फ क्या चेक करना है, लुईस एसिड। ठीक है, BCl3 में चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखो, अब देखो बोरोन के ऊपर 3 ही बॉन्ड बना सकते हो आप, 3 से ज्यादा बॉन्ड तो बोरोन में नहीं बना सकते। बोरोन का क्या होता है, 5 होता है। इसको हम लिखते हैं 2,3। ठीक है, 2,3 ऐसे लिखते हैं। तो 3 बॉन्ड बना सकता है, 3 बॉन्ड बना लिए। लोन पेयर नहीं है अभी तक, लोन पेयर इसके ऊपर अभी तक नहीं है। तो लुईस एसिड ये हो सकता है। क्या ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर? हाँ बिल्कुल करेगा, क्योंकि इसको भी तो ऑक्टेट कंप्लीट करना है, और इसको अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। दैट मीन्स ये लुईस एसिड की तरह वर्क करेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है। ये क्या करेगा, इनसे जो इससे एटम अटैच है, इनसे लोन पेयर को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये क्या करना चाहता है, अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है। ठीक है, अब देखो एक कौन सा आ रहा है, AlCl3 आ रहा है। ये 3-4 ही चेक करने हैं हमें, इन 3-4 में से हमें पता चल जाएगा कि इसका कॉम्बिनेशन होगा। AlCl3 में देखो AlCl Cl, ठीक है। अब देखो इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम और बोरोन तो सेम ही होगा ना, बोरोन और एल्यूमिनियम सेम ही है बोरोन फैमिली में। ठीक है, इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इस पे भी कोई लोन पेयर नहीं है, तो दैट मीन्स ये भी लुईस एसिड होगा। दैट मीन्स ये भी लुईस एसिड। तो यानी कि BCl3 और AlCl3 दोनों के दोनों ही लुईस एसिड है। तो जिस भी कॉम्बिनेशन में हमारे BCl3 एंड AlCl3 आ रहे होंगे वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें चेक करो, ये है नहीं, ये है नहीं, ये नहीं, BCl3 एंड AlCl3 बिल्कुल सही। तो ये हो जाएगा। SiCl4 आपका नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि इस पे 4 बॉन्ड बन रहे हैं, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो BCl3 एंड AlCl3 आपका लुईस एसिड्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। देखो इजी क्वेश्चंस आते हैं इसमें से जो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस है ना वो बहुत इजी है, और इसमें हमने ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं रखे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको करना प्रेफर नहीं करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर अगर आप बोलोगे तो कंप्लीट एक अलग से वीडियो बनाई जा सकती है, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन क्योंकि इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। उसके न्यूमेरिकल सच में बड़े हैं। पीएच वाले अगर आप न्यूमेरिकल ले लो वो फिर भी उतने नहीं है, पर दूसरे जो रिएक्शंस टाइप के जो आपके न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं वो काफी बड़े होते हैं इसमें, और एक एक न्यूमेरिकल को शायद 5, 7, 10 मिनट भी लग सकता है। तो स्पीशीज एक्टिंग एज बोथ ब्रोंस्टेड एसिड एंड बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सी स्पीशीज है जो ब्रोंस्टेड एसिड भी है और बेस भी है। अब ब्रोंस्टेड एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है? जो H पॉजिटिव डोनेट कर सके और H पॉजिटिव को
अट्रैक्ट कर सके, यानी H पॉजिटिव ले भी सके और डोनेट भी कर सके, दोनों चीज कर सके, ठीक है। जैसे HSO4 में देखो, HSO4 निगेटिव में अगर मैं इसको H पॉजिटिव दूं तो ये क्या बना लेगा रिएक्शन करके, H2SO4, H2SO4। अगर ये उल्टा करे, अब ये निकाल दे H पॉजिटिव को, तो क्या बना लेगा, सल्फेट आयन बना लेगा, ठीक है ना। SO4 निगेटिव, ये पॉजिटिव निकल गया ना, तो SO4 निगेटिव आ गया। तो ये दोनों काम कर रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, ब्रोंस्टेड एसिड है। अब अगला चेक करो, Na2CO3, ये तो टूटेगा नहीं, ये तो सोडियम और कार्बोनेट में टूटेगा, 2Na पॉजिटिव और कार्बोनेट आयन में। इसमें H पॉजिटिव देने और लेने की संभावना हमें दिख नहीं रही है, तो ये तो नहीं होगा, ये वाला हो गया। सी देखो NH3, NH3 में क्या होगा, देखो NH3 में भी पॉसिबल है, देखो H पॉजिटिव अगर ये ले ले तो क्या बनाएगा, NH4 पॉजिटिव बनाएगा, ठीक है। और ये NH3 अगर निकाल दे अपने में से H पॉजिटिव को तो क्या बना देगा, NH2 निगेटिव। तो इसमें भी थोड़ा थोड़ा ब्रोंस्टेड एसिड का असर आ रहा है। अच्छा कौन सा है, अच्छा ज्यादा H2SO4 है, इसलिए आंसर में हम उसी को रखेंगे अगर हमें एक ऑप्शन चूज करना है, लेकिन ये भी कर सकता है, ठीक है। OH निगेटिव में तो होगा ही नहीं, तो दो आंसर है इसके, HSO4 निगेटिव और NH3, ये दोनों ब्रोंस्टेड एसिड टाइप है, लेकिन ज्यादा अच्छा कौन सा है, HSO4 निगेटिव, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका लंबा है, पीएच वाला, ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इसको भी मैं कोशिश करूंगा इजीली आपको एक्सप्लेन करूं, इजीली आपको समझाऊं, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक से ये नहीं पॉसिबल है, आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत कम क्वेश्चन है जो शॉर्ट ट्रिक से हो जाए, ठीक है। छोटे वाले हो सकते हैं, न्यूमेरिकल वाले आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। देखो क्वेश्चन, 20 ml of 0.1 molar H2SO4 solution is added to 30 ml of 0.2 molar NH4OH solution. The pH of the resultant mixture is pKb of NH4OH equals 4.7. ठीक है, समझ आ रहा है। एक चीज हमें गिवन है pKb, ठीक है, लेकिन हमें बताना क्या है, pH बताना है, ठीक है। तो pH निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले तो रिएक्शन ही लिखो, सबसे पहले तो रिएक्शन लिखो, फिर तो कैलकुलेशन होगी उसके बाद। तो रिएक्शन क्या होगी, H2SO4 प्लस NH4OH, ठीक है, NH4OH। अब आपको रिएक्शन करके पता हो, सिंपल रिएक्शन है, इसमें क्या बनने वाला है, ठीक है। तो क्या बनेगा, NH4 का होल ट्वाइस सॉल्ट बनेगा, सिंपल सी बात है। देखो ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये वीक बेस है, ये क्या है, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलके क्या बना देंगे, सॉल्ट बना देंगे, ठीक है। सॉल्ट बना देंगे तो कौन सा बनेगा, NH4 होल ट्वाइस SO4, SO4 पे 2 निगेटिव आयन, NH4 पे पॉजिटिव आयन, तो क्या बन गया, NH4 का होल ट्वाइस SO4, ठीक है। इतना समझ आ गया, प्लस वाटर बाहर H2O। अब इस रिएक्शन को थोड़ा सा बैलेंस कर देते हैं। देखो बैलेंस करना इजी है, यहाँ 2 आ रहा है तो यहाँ पर 2 लिख दो, ठीक है ना। NH4 का होल ट्वाइस था, 2 आ रहा था, तो इसके भी 2 चाहिए होंगे हमें मोल NH4 के, तो 2 कर दिए यहाँ पे। अब देखो बैलेंस करने का तरीका, NH4 तो बैलेंस हो गया है, यहाँ पर 2OH है, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन है, यानी एक हाइड्रोजन है, यानी कि 2H यहाँ पर भी है, 2H और 2H 4H है, 2 ऑक्सीजन है, तो ये 2H2O बन जाएगा। तो बैलेंस हो गई ना रिएक्शन पूरी की पूरी, चेक करो कितनी इजीली हमने बैलेंस कर लिया है, ठीक है। तो रिएक्शन बैलेंस करना तो इजी पार्ट था, ये तो हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट है, आपने पढ़ा होगा मोलैरिटी के बारे में, ठीक है। मोलैरिटी क्या होती थी आपकी, M इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। वॉल्यूम हमें गिवन है इन दोनों में, ठीक है, और मोलैरिटी गिवन है, तो यहां से अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूं कैसे, M इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो N1 यानी H2SO4 के लिए कितना आ जाएगा, N1 यानी कि H2SO4 के लिए कितना आ जाएगा, 2 इंटू, देखो 0.2 इंटू 20 कितना, 20 इंटू 0.1 और इंटू 2 करना होगा क्योंकि H पॉजिटिव 2 है, 2 हाइड्रोजन है, इसलिए तो क्या करेंगे 2 इंटू 0.1 इंटू 20, तो मिलीमोल्स आएगा। क्यों मिलीमोल्स आएगा, क्योंकि ml में दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम ml में है, वॉल्यूम लीटर में नहीं ले रहे हैं, तो ये मिलीमोल्स होंगे। N1 हो जाएंगे यहाँ पर 2 इंटू 0.1, ये 40 इंटू 0.1 कितना आ जाएगा हमारा, एक पॉइंट हटा दो 4, तो 4 मिलीमोल्स, 4 मिली
मोल्स, ठीक है, 4 मिली मोल्स। अब इस वाले में चेक करो NH4OH में, तो इसका गिवन है 0.2 और 30 N2, तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 30। इसमें तो कुछ नहीं करना है, इसमें तो OH एक ही है, ठीक है। तो इसमें कितना है 0.6 इंटू 10 यानी कि 6, क्योंकि 30 का वो भी लेना ना, तो 6 मिली मोल्स है इसमें, 6 मिली मोल्स, ठीक है। तो इसमें कितना आ रहा है आपका 4 मिली मोल्स, और N2 कितना आ गया 6 मिली मोल्स, ठीक है। अभी तक यही था, इस पे अभी कुछ नहीं है। तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, इन दोनों में अगर देखा जाए तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ये वाला है ना। तो इसके मोल्स उस पर डिपेंड करेंगे, ठीक है, इसके मोल उस पर डिपेंड करेंगे, तो ये भी 4 मोल बना देगा। और अगर ये इसके 1 मोल के साथ 2 मोल, ये इसके 1 मोल के साथ मिलके और इसके 2 मोल के साथ मिलके यहाँ प्रोडक्ट बना रहा है, यानी कि सॉल्ट बना रहा है, तो यहाँ कितना बन रहा होगा 8 टाइम टी पे, 8 टाइम टी पर अगर देखा जाए तो यहाँ कुछ नहीं, ये हो जाएगा 6 - 4 यानी कितना आ जाएगा 2, और ये कितना आ जाएगा 4। बताओ समझ आया कि नहीं, 6 - 4 = 2, और ये 4 था तो यहाँ पर भी कितना बनेगा 4, और कॉन्सेंट्रेशन हम इसकी इतनी ही लेकर चलेंगे, ठीक है, 2 और 4, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, ठीक है। POH निकालो, POH का फॉर्मूला आपको पता होगा, अगर आपने पढ़ा होगा, क्या होता था PKB प्लस log सॉल्ट अपॉन बेस, log सॉल्ट अपॉन बेस, यही होता था ना। हो सकता है आपने कुछ और तरीके से पढ़ा हो, इसको आप NH4 पॉजिटिव का आयन भी लिख सकते हो अपॉन में, इसमें हाइड्रोक्साइड आयन भी लिख सकते हो, वो सारी चीज आप कर सकते हो, लेकिन सिंपल यही है, सॉल्ट अपॉन बेस करके कर लो। अब देखो PKB कितना है, ये गिवन है, कितना है यहाँ पर मुझे NH4OH के लिए दिया हुआ है 4.7 प्लस log, अब देखो सॉल्ट के लिए कितना आ रहा था 4, ठीक है, सॉल्ट के लिए कितना आ रहा था 4 और अपॉन में 2, क्यों, बेस के लिए कितना था 2 आया था लास्ट में, ठीक है, 8 टाइम टी पर कितना आया था 2। इसको सॉल्व कर दो, log बेस 10 2 कितना आता है, ये लगभग 0.31 या फिर 0.3 मान सकते हो, ठीक है, 0.3 मान लेते हैं। अब इसको ऐड कर दो, POH कितना आ गया 5, POH कितना आ गया 5। अब आपका हो गया कि हो गया बस, नहीं, अब आप गलती मत करना POH निकाल के, अभी एक चीज बाकी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, pH क्या होता है, pH प्लस POH = 14, आपको याद होगा ना ये, pH प्लस POH = 14, तो pH कैसे निकलेगा 14 - POH, 14 - POH करना होगा, 14 - POH करोगे तभी तो आएगा। तो इसको pH को आप लिख सकते हो 14 - 5 इक्वल्स कितना होता है 9, ठीक है, 14 - 5 9, तो आंसर क्या होना चाहिए ऑप्शन बी 9। अब बताओ ये पूरा समझ आया कि नहीं आया। देखो यहाँ पर 5 भी दिया था आपको कंफ्यूज करने के लिए कि आप POH 5 निकालो और आंसर लगा दो। अगर हाँ POH आपसे पूछा होता pH की जगह, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे POH पूछा होता तो 5 आंसर होता, लेकिन पूछा है pH, तो क्या करो POH निकाल के उसको 14 में से माइनस कर दो, pH आ गया, खत्म, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, देखो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, लेकिन इन क्वेश्चन की मैं हमेशा कहता हूँ आयनिक इक्विलिब्रियम मुश्किल चैप्टर है, ठीक है, इसलिए इस पे थोड़ा सा कम ध्यान दिया जाता है कि बच्चों को ये मुश्किल लगता है और बच्चे इसको छोड़ के आते हैं, ठीक है, और इसके क्वेश्चंस वाकई में डिफिकल्ट आते हैं, ठीक है। तो आप अगर कोई एक चैप्टर आपको छोड़ना हो ना केमिस्ट्री में, तो आप ये छोड़ सकते हो, कोई ऐसे इशू नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि अगर जो भी इजी क्वेश्चन है कम से कम वो तो प्रैक्टिस करो, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो, तो ये अगर इजी आपको लग रहे हैं तो ऐसे इजी क्वेश्चंस और भी होंगे आयनिक इक्विलिब्रियम में, तो अगर आप पूरा छोड़ दे उससे तो बेटर ये है कि जो फॉर्मूला बेस्ड है या जो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कम से कम वो तो आप ट्राई करो, क्या पता आपका एग्जाम में फंस जाए एक क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, अरे ठीक है, तो 4th क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है, अब वेसल 8 1000 केल्विन कंटेन CO2 with a pressure of 0.5 atmosphere. Some of the CO2 is converted into CO on the addition of graphite. If the total pressure at equilibrium is 0.8 atmosphere, the value of K is. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है, ठीक है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें गिवन है, देखो जैसे टेम्परेचर गिवन है,
ठीक है, टेम्परेचर आपको गिवन है, और क्या दिया है आपको, प्रेशर गिवन है 0.5 एटमोसफेयर। ठीक है, और CO2 कन्वर्ट किस में हो रही है, CO2 कन्वर्ट हो रही है CO में ऑन द एडिशन ऑफ ग्रेफाइट, या कार्बन भी लिख सकते हो आप। ठीक है, इफ द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, टोटल प्रेशर आपको गिवन है 0.8 एटमोसफेयर। ठीक है, आपको क्या निकालना है, K। अब मैं ये चाहूंगा आप इस क्वेश्चन को खुद से थोड़ा सा ट्राई करो, क्यों, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं आप कितना करोगे। ठीक है, तो 30 सेकंड का मैं ब्रेक देता हूं आपको, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो पहले। ठीक है, इतने में पानी पी लेता हूं। तो बच्चों हो गया आपका, मेरे हिसाब से तो आपका हो जाना चाहिए था। चलो अब इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, देखो इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं मिलता है। दोबारा से बता देता हूं आपको, देखो CO2 जो है वो कन्वर्ट हो जाती है आपकी CO में। ठीक है, CO2 आपकी कन्वर्ट हो जाती है CO में। ठीक है, और किसके एडिशन पर, एडिशन ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, तो यहां पर ऐसे लिख देता हूं मैं, ग्रेफाइट ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब कार्बन से मान लेते हैं हम। बेसिकली हमें क्या करना है, देखो 2 कार्बन हो गए तो इसको बैलेंस भी कर लो 2CO। ठीक है, ये चीज तो हम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब वेसल में 1000 केल्विन है, उससे हमें मतलब नहीं है टेम्परेचर से। ठीक है, हमें मतलब है प्रेशर से। अब हम यहाँ प्रेशर पे खेलने वाले हैं, किस पर खेलने वाले हैं, प्रेशर पे। ठीक है, पहला प्रेशर कितना दे दिया है हमको, 0.5 एटमोसफेयर। ठीक है, टोटल प्रेशर कितना दे दिया है हमको, 0.8 एटमोसफेयर। तो ये तो एट टाइम T पर आएगा। एट टाइम T पर स्टार्टिंग में क्या हो रहा होगा, इसका जो मतलब मेरा प्रेशर रहा होगा वो कितना रहा होगा, 0.5। ठीक है, और इस पे कुछ नहीं। ठीक है, एट टाइम T क्या हो गया होगा, एट टाइम T तो कुछ x बड़ा होगा या x कम हुआ होगा, तो इसमें से तो कम ही होगा 0.5 माइनस x, और इसमें क्या होगा, न्यू बना यानी कि 2x। समझ आ गया, 0.5 माइनस x और इसमें 2x, यहाँ पर 2 मोल है ना तो 2x। ठीक है, अब टोटल प्रेशर पे देखो, टोटल प्रेशर इक्वल्स 0.8, वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा इन दोनों को ऐड करने पर, 0.5 माइनस एक्स प्लस 2x इक्वल्स कितना हो जाएगा, 0.8। ठीक है बच्चों, 0.5 माइनस एक्स प्लस 2x इक्वल्स 0.8। ठीक है, इसमें कितना बना 0.5 माइनस एक्स, इसमें कितना बना 2x। ठीक है, इतना समझ आ रहा है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कर लो, ये आ गया 0.5 प्लस एक्स और 0.8 की तरफ जाके कितना बन जाएगा 0.3 एटमोस्फेयर। ठीक है, इस टाइप से मान लो। लेकिन अभी मुझे निकालना क्या है, प्रेशर ऑफ CO2 और प्रेशर ऑफ CO। प्रेशर ऑफ CO2 कितना हो जाएगा 0.5 माइनस एक्स यानी 0.5 माइनस 0.3 कितना 0.2, और प्रेशर ऑफ CO कितना आ जाएगा 2 इंटू 0.3, 2 इंटू 0.3 मतलब 0.6। ठीक है, लेकिन मेरा आंसर यहीं तक खत्म नहीं है, मुझे क्या निकालना है, K निकालना है। और K क्या होता है आपका, फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा, प्रेशर ऑफ CO मतलब जो प्रोडक्ट है उसका स्क्वायर कर दो। क्यों, क्योंकि यहां पर 2 आ रहा है। ठीक है, अपॉन में प्रेशर ऑफ CO2। ठीक है, इसको सॉल्व करो, ये आ गया आपका 0.6 इंटू 0.6। ठीक है, 0.6 इंटू 0.6 आ गया। यहां तक समझ आ रहा है ना आपको, क्लियर तो हो रहा है। ठीक है, अपॉन में है 0.2। अब देखो ये कितना आएगा 0.3 इंटू 0.6, 0.3 इंटू 0.6 कितना होना चाहिए 3 इंटू 6 18। ठीक है, उसमें 2 पॉइंट अलग निकाल दो तो 0.18 एटमोस्फेयर आना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.18 एटमोस्फेयर। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था, चेक कर सकते हो आप। देखो थोड़ा बहुत इंटरचेंज करके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस में गलती क्योंकि हो सकती है, आपसे भी किसी से भी हो सकती है, मतलब कैलकुलेशन जिसमें भी हाई क्लास होगी उसमें गलतियां होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब एक और रिएक्शन टाइप क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक फॉर्मेशन यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उसमें क्या होता है, हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, वही यहां पर हो रहा है। देखो डेल्टा H नेगेटिव है। Which of the following will increase the quantity of ClF3 in an equilibrium mixture of Cl2, F2 and ClF3? अब मुझे इन तीनों के बारे में बात करनी है। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए, ये रिएक्शन ही हमें आंसर बताने वाली है। इस रिएक्शन को देख लो बस, बाकी सारी चीजें भूल जाओ।
अब देखो यहां पर क्लोरीन प्लस 3 फ्लोरीन गिव्स अस 2ClF3, ठीक है। दो गैस ने मिलकर गैस बना ली। तो हमें ये देखना है कि ये कब राइट साइड मूव करेगा और कब लेफ्ट साइड मूव करेगा, ठीक है। कब राइट साइड मूव करेगा और कब लेफ्ट साइड मूव करेगा, ठीक है। क्योंकि हमसे ये पूछा ना, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ ClF3। ClF3 कब इंक्रीज होगा, जब राइट साइड मूव करेगा, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, रिएक्शन जब भी राइट साइड मूव करेगी तो ये इंक्रीज हो जाएगा इन एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ Cl2। और जब इस साइड जाएगी तो फिर इस पे ये इंक्रीज नहीं होने वाला है, फिर डिक्रीज होगा, ठीक है। अब देखो इसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए या तो मैं क्लोरीन की क्वांटिटी बढ़ा दूं या फ्लोरीन की क्वांटिटी बढ़ा दूं। दो चीज कर सकता हूं, या तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा दूं या इसकी क्वांटिटी बढ़ा दूं। उसके लिए क्या करना होगा, या तो मुझे क्लोरीन को ऐड करना पड़ेगा या फ्लोरीन को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, नहीं, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी, रिएक्टेंट की तरफ, यानी इस साइड जाएगी, लेफ्ट साइड जाएगी रिएक्शन। तो उस केस में तो इसकी क्वांटिटी बढ़ने नहीं वाली, तो ये गलत हो गया। रिमूविंग Cl2, ये तो उल्टा हो जाएगा। अगर मैं यहां से Cl2 हटा दूंगा, इसके नंबर ऑफ मोल्स कम कर दूंगा, तो यहां पर भी तो फॉर्मेशन कम हो जाएगी, हमें तो इंक्रीज करानी है, तो ये भी गलत। इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, नहीं, वॉल्यूम बढ़ाने से भी ये लेफ्ट साइड ही जाने वाली है, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, एडिंग F2। हाँ ये सही है। अभी मैंने बताया था अगर आपको इसकी क्वांटिटी बढ़ानी है और राइट साइड मूव करानी है तो इसके नंबर ऑफ फॉर्मेशन बढ़ाने के लिए हमें इसकी यानी कि फ्लोरीन की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी या फिर क्लोरीन के लिए क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोरीन ऐड करने पड़ेंगे या फ्लोरीन ऐड करने पड़ेंगे। तो वही ऑप्शन यहां पर आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंथेसिस ऑफ एल्किल फ्लोराइड्स इज बेस्ट अकम्प्लिश्ड बाय। अब देखो एल्किल फ्लोराइड बनाने की, ये देखो हेलो एल्किन्स एंड हेलो एरिन्स में आपने बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस भी पढ़ी होगी, ठीक है, और आपने प्रिपरेशंस भी पढ़ी होगी एल्किल हैलाइड की, ठीक है। उसी में एक रिएक्शन आती थी हमारी श्वार्ट्ज रिएक्शन, और वही इसका मेन ऑप्शन है। देखो उसमें क्या होता था आपका, जैसे AgF आपका रिएक्ट करता था RX के साथ, ठीक है, ये करता था रिएक्ट RX के साथ, ठीक है, अंडर द कंडीशन ऑफ DMF, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, ये AgX तो अलग हो जाएगा, ये X जो है हमारा ग्रुप, ये कुछ भी हो सकता है अनदर देन फ्लोरीन, ठीक है। ब्रोमीन ले लो, क्लोरीन ले लो, ठीक है, फ्लोरीन नहीं, क्योंकि फ्लोरीन का तो हमें सिंथेसिस ही करना है, तो ये यहाँ पर आ जाता था, ठीक है, एल्किल फ्लोराइड बना लेते थे। तो इसमें सबसे बेस्ट ही श्वार्ट्ज रिएक्शन। वैसे इसमें फिंकलस्टीन, सेंटमायर, बाकी सारी रिएक्शंस भी होती थी, बट बेस्ट अगर आप पूछोगे तो बेस्ट थी श्वार्ट्ज रिएक्शन। ये नेमिंग रिएक्शंस में आता है, और मैंने आपको बताया इसमें बहुत सारी नेमिंग रिएक्शंस है। इस चैप्टर में नेमिंग रिएक्शन मस्ट है, आपको नेमिंग रिएक्शन तो करनी ही करनी है, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर नेमिंग रिएक्शंस के नहीं रखे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको याद करनी है। मैं बहुत बार बोल चुका हूं आपको, जब मैंने हेलो एल्किन्स एंड हेलो एरिन्स पढ़ाया था तब भी बताया था कि इसमें नेमिंग रिएक्शन बहुत ज्यादा है। आप एक कॉपी बना लो छोटी सी, और उसमें आप नेमिंग रिएक्शंस को लिखो और याद करो। आपका 2 से 3 घंटे मैक्स टू मैक्स लग जाएगा। सारी ऑर्गेनिक की आप नेमिंग रिएक्शन लिख सकते हो, 2 से 3 दिन में आपको याद भी हो जाएगी। आपको रोज सिर्फ 1 घंटा देना है उसमें। इससे होगा क्या, नेमिंग रिएक्शन से जो भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाए, कहीं से भी आ जाए, फिर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू गिव अ प्रेसिपिटेट विद AgNO3 सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें हमें बताना है कौन AgNO3 के साथ मिलकर प्रेसिपिटेट देगा। तो सबसे पहली चीज क्या है, इसमें हमें कार्बोकटाइन फॉर्मेशन देखना है कि किसमें कार्बोकटाइन फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा। और कार्बोकटाइन फॉर्मेशन भी होगा तो स्टेबल सबसे ज्यादा कार्बोकटाइन कहाँ होता है, 3 डिग्री पे, एंड देन 2 डिग्री। तो 3 डिग्री 2 डिग्री ये सब हमें चेक करना है, ठीक है। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एंड सो ऑन, ठीक है। फिर मिथाइल ग्रुप इस टाइप से, ठीक है। तो कार्बोकटाइन फॉर्मेशन हमें चेक करनी होगी। अब नीचे से स्टार्ट करते हैं। CCl4, क्या इसमें कार्बोकटाइन फॉर्म होगा? क्या इसमें कार्बोकटाइन कहीं भी फॉर्म हो सकता है? नहीं, क्योंकि सब जगह नेगेटिव 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 है। इसमें कोई एल्किल ग्रुप है ही नहीं। जब इसमें एल्किल ग्रुप है ही नहीं तो इसमें कार्बोकटाइन कहां से फॉर्म होगा? CH3Cl देखो, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसमें भी हो सकता है लेकिन इसमें इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। CHCl3 वाला देखो,
पहले तो मैंने हाइड्रोजन को ही जोड़ दिया, ठीक है। इसमें देखो, इसमें भी इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा क्योंकि क्लोरीन जुड़े हुए हैं। तो हमें कौन सा चाहिए जिसमें एल्किल ग्रुप यानी कि मिथाइल ग्रुप ज्यादा इससे अटैच्ड हो, ठीक है। तो CH3Cl वाला देखो, क्योंकि जो हमारा क्लोरीन होगा वो हमारा लीविंग ग्रुप होगा, ये हमारा लीविंग ग्रुप होता है, ठीक है। ये जब चला जाएगा AgNO3 के साथ रिएक्ट कराने पर, ठीक है, ये जब हमारा चला जाएगा तो यहाँ पर कार्बोकटाइन फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर मैक्सिमम टाइम हो सकता है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 तो 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बोकटाइन बनेगा, विच इज मोर स्टेबल देन एनीवन, विच इज मोर स्टेबल देन एनीवन। ठीक है, क्यों? बिकॉज 3 डिग्री कार्बोकटाइन। तो 3 डिग्री कार्बोकटाइन हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ये पता चल गया। ये चला जाएगा लीविंग ग्रुप, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए? ऑप्शन ए। ये सब क्यों नहीं होंगे बता दिया, यहाँ तो कार्बोकटाइन ही नहीं हो रहा है, यहाँ बनेगा लेकिन इतना स्टेबल नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ भी इतना स्टेबल नहीं होगा, यहाँ पर भी कार्बोकटाइन के चांसेस बहुत ही लेस होंगे। सिर्फ एक 3 डिग्री कार्बोकटाइन यहाँ पर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन इन टॉल्यूएन रेसिमसाइज स्लोली इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ SbCl5 ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। वैसे हम पूरा वो डैश डैश बना के नहीं देखेंगे क्योंकि एग्जाम में आप पे भी उतना टाइम नहीं होगा, आप रेसिमिसाइजेशन आ गया है अगर तो ये सब चेक करना पड़े, तो सिंपली हम देखेंगे 1 क्लोरोफिनाइल इथेन है ना, तो फिनाइल ग्रुप को यहाँ जोड़ देते हैं, ठीक है, या पीएच लिख दो आप डायरेक्टली, वो ज्यादा इजी है, ठीक है। 1 पे क्या है? फिनाइल, ठीक है, और 1 पे यही क्या है? क्लोरीन है, ठीक है। 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन, इसकी रिएक्शन करा दो SbCl5 से इन द प्रेजेंस ऑफ टॉल्यूएन, इन द प्रेजेंस ऑफ टॉल्यूएन। समझ आ रहा है ना? SbCl5 से रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ टॉल्यूएन। तो क्या होगा? ये एक Cl को ले जाएगा, SbCl6 बना लेगा, ये SbCl6 बना लेगा। समझ आ रहा है ना? अब देखो CH3CH इस तरफ रह गया, तो यहां पर क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? कार्बोकटाइन। यहां पर कार्बोकटाइन फॉर्मेशन होना जरूरी है, ठीक है। यहां पर क्या फॉर्म हो जाएगा? कार्बोकटाइन फॉर्म हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? कार्बोकटाइन, ठीक है। समझ आ गया? सिंपल रिएक्शन थी। नेक्स्ट आती है आपकी आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म रिएक्शन आपने पढ़ी रखी होगी, ठीक है। आयोडोफॉर्म तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, I2+NH वाली। तो इसमें हमारे को क्या देखना है? सिर्फ किस ग्रुप में हो रहा है, किस ग्रुप में आयोडोफॉर्म फॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले इसको चेक करने का तरीका है, ग्रुप्स चेक करो। इसमें इस टाइप का ग्रुप होना चाहिए, देखो CH3C+O। अगर इस टाइप का ग्रुप है इसमें और आगे कुछ भी जुड़ता रहे, ठीक है, इस टाइप का ग्रुप होना चाहिए इसके पास, मतलब अल्फा पोजीशन पे कार्बन पे मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, अल्फा पे, ठीक है। अब इन सब में चेक करो। सबसे पहले आता है आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल तो इसमें तो आ रहा है, ठीक है, इसमें तो आ रहा है, तो ये तो कर जाएगा। नेक्स्ट देखो आप 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉन, 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉन, 2 पे ब्यूटेनॉन है ना, मतलब कीटोन कहाँ बनेगा? 2 पे बनेगा। और 3 पर क्या है? मिथाइल। 3 पर क्या है? मिथाइल। जैसे मान लो यहाँ 1 है तो यहाँ पर मिथाइल होगा, ठीक है। 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉन। यहाँ पर भी देखो ये वाला ग्रुप आ गया, यहाँ पर भी आ गया ना, देखो ये यहाँ पर भी अल्फा पोजीशन पे, इस पे मिथाइल ग्रुप है, तो ये भी कर जाएगा। अब देखो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल,
अब मुझे बताओ क्या ये दिखा सकता है, क्या ये शो करेगा, क्या इसके पास अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है? नहीं है, तो ये शो नहीं करेगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। इन सब में ये सब दिखा देंगे, देखो ये भी दिखा देगा, इथाइल मिथाइल कीटोन भी इसका ऐसे होगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, इथाइल मिथाइल कीटोन ये भी दिखा रहा है देखो। तो बस एक नहीं दिखा रहा है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल आपका, ठीक है, वो क्यों नहीं दिखा रहा है? उसके पास अल्फा पोजीशन में मिथाइल ग्रुप नहीं है और ऐसा वाला ग्रुप नहीं है उस पर, ठीक है, ये आप याद रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 111 ट्राइक्लोरोइथेन विद सिल्वर पाउडर। सिल्वर पाउडर की देखो रिएक्शंस बहुत सारी मैंने करवा रखी है, ठीक है, इसमें 6 मोल्स ऑफ Ag लेते हैं, ये याद रखना सिल्वर पाउडर में। और ये क्या करता है? रेड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। जैसे यहां पर देखो इथेन, ठीक है, 1 पर है ना सारे, अब देखो यहां पर आप देख ही रहे हो, ठीक है ना, आप इस पे देख ही पा रहे हो क्या क्या हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या करेगा ये देखो 6 Ag है, ये यहां से सारे के सारे Cl को ले जाएगा, 3 यहां पर थे, 2 से और मल्टीप्लाई किया, कितने आ गए 6, तो 6 AgCl बाहर, 6 AgCl बाहर। और ये क्या कराता था? हमारा एल्काइन फॉर्मेशन में वर्क करता था। तो यहां पर भी क्या बनेगी? एल्काइन C2H6, वो C4H6, C4H6, ठीक है, ये क्या बन गई हमारी ब्यूटाइन। और कौन सी ब्यूटाइन बनेगी? 2 ब्यूटाइन बनेगी, ठीक है, कौन सी ब्यूटाइन? 2 ब्यूटाइन, इस टाइप से, ठीक है, क्योंकि यहां पर आएगा ना डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में, और वो बॉन्ड हमेशा बीच में रहेगा, यानी 2 और 3 के बीच में, ठीक है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? 2 ब्यूटाइन। वैसे तो ये दोनों तो वैसे ही गलत थे, क्योंकि इथीन तो बन नहीं रहा था, एसिटिलीन बन नहीं रहा था, और बन भी ब्यूटाइन रहा था, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा था साफ 2 ब्यूटाइन का, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट इज एलिमिनेशन। देखो एलिमिनेशन मैंने बहुत रिएक्शंस एलिमिनेशन की करवाई हुई है, अब आप ये मत कहना कि एलिमिनेशन मैंने नहीं करवाया है, ठीक है। एलिमिनेशन मैंने हेलो एल्किन्स एंड हेलोरिन्स में बहुत लंबा चैप्टर आपको समझाया था। और एलिमिनेशन आपका ऐसा है ना कि ये इंपॉर्टेंट है ही, एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 E1 E2, ये सब आपके इंपॉर्टेंट्स है, ठीक है। इसमें हेलो एल्किन्स एंड हेलोरिन्स में से इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसको ध्यान से समझो, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, ठीक है। तो एलिमिनेशन का मतलब ही क्या होता है बेसिकली आपका कि किसी बड़े मॉलिक्यूल्स में से एक स्मॉल मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देना, एलिमिनेट कर देना मतलब बाहर निकाल देना, यही होता है ना। तो इसमें आपको यही करना होता है, और ज्यादातर इसका यूज होता है एल्कीन फॉर्मेशन में, एल्कीन फॉर्मेशन में तो इसका बहुत ही यूज है, ठीक है। आपने हेलो एल्किन्स हेलोरिन्स पढ़ा होगा, तब भी आपने बहुत अच्छे से इसको देखा होगा। सो एलिमिनेशन ऑफ ब्रोमीन फ्रॉम 2 ब्रोमोब्यूटेन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ ब्रोमीन फ्रॉम 2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन लिखो पहले, यहां से ले लो, मान लो यहां से मैंने नंबरिंग स्टार्ट किया ना 1 2 3 4, 2 ब्रोमोब्यूटेन। अब इसका मुझे अगर एलिमिनेट करना है, मुझे यहां से Br को एलिमिनेट, किसको करना है? Br को, ठीक है, एलिमिनेट इसको करना है ना, तो इसकी अल्फा पोजीशन पे चेक कर लो पहले तो, ठीक है। बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है यहाँ पर, एक तो इसका एलिमिनेशन होगा, एक इसका एलिमिनेशन होगा, ठीक है। और बन क्या जाएगा? यहाँ बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगी? ठीक है, समझ पा रहे हो आप थोड़ा थोड़ा? तो इसमें बनता क्या है आपका, ये देखो 1 2 3 4, तो 2 ब्यूटीन, प्रीडोमिनेटली क्या बनेगा इसमें? 2 ब्यूटीन बनेगा, ठीक है। ये चीज इजी है, आपको पता भी होगी कैसे बन रहा है, ठीक है। 2 ब्रोमोब्यूटेन था, उसमें हमने क्या बनाना था, इसमें Br बाहर जाएगा, यहाँ की बीटा पोजीशन से बीटा हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारा बन क्या जाएगा? ये 2 ब्यूटीन। प्रीडोमिनेटली इसमें क्या बनता है? 2 ब्यूटीन, ठीक है। तो समझ आ रहा है? अगर आप प्रोक्साइड के इफेक्ट, खैर उस पर अभी नहीं जाते हैं, मार्कोनिकोफ और मार्कोनिकोफ पे, उस पर हम बात कर चुके थे शायद पहले हाइड्रोकार्बन्स में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव अ मीजो आइसोमर। मीजो आइसोमर आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी पढ़ चुके हो, ठीक है ना, पढ़ चुके हो आप मीजो आइसोमर कौन से होते हैं, यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख जाती है, ठीक है। तो हम चेक करेंगे एक एक करके। पहले चेक करते हैं 2-क्लोरोब्यूटेन के लिए। ये 1 है, 2, 3, 4 ब्यूटेन, ठीक है। 2 पे क्लोरो है, यानी कि इस वाले पे क्लोरीन है, और कहीं नहीं है, कुछ नहीं। तो क्या यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी? नहीं, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री ना यहाँ से है ना यहाँ से, तो ये तो मीजो नहीं है। अब अगला देखो, अगला है 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। कहीं से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आए, वो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। देखो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये एक जैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऐसे भी देखोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ पर एक मीजो फॉर्म होगी, तो मीजो आइसोमर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, नहीं तो आप चेक कर लेना, ये आपका होमवर्क है। इन दोनों में आपको चेक करना है कि इसमें मीजो फॉर्म बन रही है कि नहीं बन रही। वैसे आप कर ही लोगे, सिंपल है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका द ऑर्गेनिक क्लोरो कंपाउंड विच शोज कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन ड्यूरिंग अ SN2 रिएक्शन इज, ठीक है। अब SN2 रिएक्शन क्या होती थी आपको पता ही होगा, ठीक है। SN1 में हम देखते थे 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 और फिर मिथाइल, ठीक है। हम उसमें चेक करते थे कार्बोकटाइन फॉर्मेशन। यहाँ पर कार्बोकटाइन फॉर्मेशन आपका नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर हम लेते हैं तो यहाँ पर उल्टा होगा मिथाइल, यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, ठीक है। तो मिथाइल, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री, ठीक है। इसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो ये होता है। तो इसमें देखो इन्वर्जन कंप्लीटली कौन दिखा सकता है? क्या ये दिखाएगा? नहीं, 2 डिग्री वाला नहीं दिखाएगा। CH3 CCl, ये 3 डिग्री है, ये दिखाएगा? नहीं। C2H5 का होल ट्वाइस CHCl, ठीक है। इसमें 2 इथाइल ग्रुप जुड़े हैं, ये भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, ये भी नहीं दिखाएगा। तो केवल एक ही बचता है CH3Cl, ये डायरेक्टली कर देगा, ठीक है। SN2 क्या करता है? डायरेक्ट रिएक्शन करता है, उसमें कार्बोकटाइन फॉर्मेशन कभी होती ही नहीं है, ठीक है, वो बिना कार्बोकटाइन फॉर्मेशन के होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोएरीन्स विल अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अंडर बेसिक कंडीशन। अंडर बेसिक कंडीशन, अब ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बेसिक कंडीशन इन्होंने रख दिया, मतलब बेसिकली कौन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर जाएगा, ठीक है, ये पूछ लिया इन्होंने डायरेक्टली। देखो क्लोरोबेंजीन, इसमें तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी होना चाहिए ना तगड़ा। तो यहां पर अब देखो, यहां पर दिए हुए हैं, ठीक है। अगर ऐसे दिया हो क्लोरीन के साथ 1 क्लोरो 2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन, वैसे ये क्वेश्चन होना ये चाहिए था कि कौन ज्यादा अच्छा दिखाएगा, ठीक है। दिखा तो इसमें से 1-2 से ज्यादा होंगे, ठीक है। बी ऑप्शन हो गया आपका ये। सी ऑप्शन क्या बन रहा है? बेंजीन के ऊपर क्लोरीन एंड देन 3,5 1 2 3 एंड 5, ये मेटा पोजीशन है। ये आपको पता है ना, ये ऑर्थो, मेटा, पैरा, और ये सबसे ज्यादा जो स्टेबल दिखाते हैं वो ऑर्थो एंड पैरा पे दिखाते हैं, ठीक है। तो बी तो सबसे ज्यादा होगा, ये तो कंफर्म है, ठीक है। और कुछ चेक कर लेते हैं। ट्राइक्लोरोबेंजीन नहीं, अगर इसी को हटा के मैं यहाँ पर 3 जगह बेंजीन लगा दूं, किसी भी पोजीशन पे मैं अगर बेंजीन लगा दूं, तो क्लोरीन उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है जितना NO2 है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर क्लोरीन के एस्पेक्ट में यहाँ पर ऑर्थो एंड पैरा पे नाइट्रो ग्रुप लग जाते हैं, तो इसका जो स्टेबिलिटी हो जाएगा वो इन सब में सबसे ज्यादा होगा। तो इसीलिए इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ड्यू टू स्टेबिलिटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की स्टेबिलिटी भी हम चेक करते हैं। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट E2 एलिमिनेशन। अब E2 एलिमिनेशन किसके लिए होता है? जहां पर स्ट्रॉन्ग बेस रिक्वायर्ड हो, ठीक है ना। और इसमें हमें बहुत सारी चीजें देखनी होती है, जैसे कि इसमें सबस्ट्रेट देखना होता है, ठीक है।
और ये 1 डिग्री के लिए भी हो जाता है, 2 डिग्री के लिए भी हो जाता है, जबकि इसमें क्या कहते हैं E1 में हमको 3 डिग्री चाहिए होता है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, इसमें उल्टा कर दो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और कार्बोकटाइन फॉर्मेशन इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं इसमें क्या क्या बोल रहे हैं। इट इज अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ द सबस्ट्रेट एंड द बेस। हाँ बिल्कुल सही है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन होती है ऐसे। और E1 कौन सी होती है? E2 तो हो गई बायोमोलिकुलर, E1 यूनिमोलिकुलर। ठीक है, तो ये होती है हमारी बायोमोलिकुलर। ठीक है, ये सही बात है। द लिविंग ग्रुप एंड द एब्स्ट्रैक्टेड प्रोटोन मस्ट बी एंटी पेरिप्लेनर। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही बात है, लेकिन ये याद रखना हमें इनकरेक्ट बताना है। कभी इसको राइट लगा के आ जाओ फर्स्ट वाले को और फिर सोचो सेकंड भी सही कैसे आ रहा है, ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, तो वैसा नहीं करना है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है इट कैन अकर इवन विद प्राइमरी हैलाइड्स इफ अ स्ट्रॉन्ग बेस इज यूज्ड। बिल्कुल सही बात है, मैंने अभी बताया इसमें स्ट्रॉन्ग बेस रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो रिएक्शन ही करता है, और प्राइमरी हैलाइड को तो और अच्छे से करेगा। प्राइमरी हैलाइड के साथ तो ये करता ही है, इसमें 3 डिग्री में मुश्किल होता है, प्राइमरी हैलाइड में नहीं, और सेकेंडरी में सबसे बेटर करता है। ठीक है, लास्ट इट रिक्वायर्स द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। रॉन्ग, ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बोकटाइन फॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं होती, वो हमें E1 में रिक्वायर्ड होती है, E1 एलिमिनेशन में, इस टाइप वाली में वो यहां रिक्वायर्ड होती है E1 में, E2 में नहीं होती। E2 में तो डायरेक्टली होती है रिएक्शन। ठीक है, E2 में क्या हो जाती है हमारी, जैसे ये है, ठीक है, तो ये निकल जाएगा और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन से हाइड्रोजन लेगा, -HBr कर देगा। ठीक है, तो E2 में हमारी क्या रिक्वायरमेंट नहीं होती कार्बोकटाइन की, तो यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज वी नीड अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड द ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन दीज ऑप्शंस आर option D. So that's why we choose the option D. Okay, so let me finish it. So this is the end of the session. I hope आपको ये सेशन पसंद आया होगा। और हमारे आज डे 7 कंप्लीट होने के साथ ही 105 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। अभी भी लेकिन 45 क्वेश्चंस बाकी है, हमारे 3 दिन बाकी है। और मैं कहना चाहूंगा कि आप हमसे जुड़े रहे, अगर अभी तक जुड़ गए हो तो आगे भी जुड़े रहो, आगे भी 45 क्वेश्चंस बाकी है, तो ये पूरी सीरीज को कंप्लीट कर डालो। और अगर आपका पीछे का छूट गया, आपने आज से वीडियो देखना स्टार्ट किया, तो आप पिछली डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है, वो भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। एंड आई नो कि आप सबको न्यू ईयर पार्टी करनी है, न्यू ईयर मनाना है, तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। और हो सकता है आपका नया साल बहुत अच्छा हो, मैं पूरी आशा करूंगा कि आपका नया साल बहुत अच्छा रहे। सो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को। और अगर कुछ भी आपको और नई तरह की वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू।